एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। और ऑनेस्टली ये चैप्टर देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही डर जाते हैं। ग्रीक सिंबल्स देखते ही लगता है फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये चैप्टर फार्मूला से ज़्यादा लॉजिक का है। और अगर लॉजिक समझ आ गया तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तुम सुबह उठते हो, वॉक करते हो, सोचते हो, पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हो, ये सब कैसे हो रहा है? इसका एक ही आंसर है, एनर्जी। एक्चुअली सेल के अंदर हर सेकंड लाखों रिएक्शन चल रही होती हैं और हर रिएक्शन को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को समझाने वाली ब्रांच को बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब एक और क्वेश्चन, एनर्जी आती कहाँ से है? क्या सेल एनर्जी क्रिएट करता है? नहीं। और यहीं से आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका सिंपल मतलब है एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल, तुम रोटी खाते हो, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। बॉडी उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है एटीपी में। एटीपी को कन्वर्ट करती है मूवमेंट में, हीट में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो एनर्जी गई नहीं, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। बस फर्स्ट लॉ इतना ही बोलता है। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बोलता है नेचर हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिस्टम नेचुरली ऑर्गेनाइज होने के बजाय डिसऑर्गेनाइज होना पसंद करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने अपना रूम परफेक्टली क्लीन कर दिया। अब एक हफ्ते तक कुछ मत करो, रूम ऑटोमेटिकली क्लीन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे कपड़े इधर उधर, बुक्स उधर, बॉटल अलग, सब सेपरेट हो जाएगा। मतलब डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। इसी डिसऑर्डर को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस या डिसऑर्डर। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, जितना ज़्यादा ऑर्डर उतनी कम एंट्रोपी। बस इतना ही याद रखना है। अब तीसरा टर्म, एंथैल्पी। ये वर्ड सुनते ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली एंथैल्पी को सिंपल लैंग्वेज में समझो। रिएक्शन के अंदर टोटल हीट कंटेंट या बॉन्ड एनर्जी का चेंज। अगर रिएक्शन हीट रिलीज़ करे तो जनरली डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अगर हीट एब्जॉर्ब करे तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अभी इतनी ही अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। और अब आता है इस चैप्टर का हीरो, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, या सिंपली बोले तो डेल्टा जी। ये बताता है रिएक्शन एक्चुअली चलेगा या नहीं। और इसका फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फार्मूला देखकर टेंशन मत लेना, इसका लॉजिक समझो। सोचो तुम्हारे पास एनर्जी है, लेकिन उसका कुछ पार्ट डिसऑर्डर क्रिएट करने में यूज़ हो गया। जो यूज़फुल एनर्जी बच गई, जो एक्चुअल काम कर सकती है, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, यानी सेल के पास काम करने के लिए अवेलेबल एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा जी का साइन क्या है? सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। केस 1, या तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन खुद से हो सकती है, किसी एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होती है। केस 2, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिएक्शन खुद से नहीं होगी, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। ये होता है एंडरगोनिक रिएक्शन। और केस 3, डेल्टा जी ज़ीरो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना फॉरवर्ड का प्रेशर ना बैकवर्ड का, सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक बॉल माउंटेन के टॉप पर रखी हुई है, उसको छोटा सा पुश करोगे वो खुद नीचे आ जाएगी। ये है नेगेटिव डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस। अब बॉल को वापस ऊपर ले जाना है, क्या खुद चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। यही है पॉजिटिव डेल्टा जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट सोचते हैं नेगेटिव मतलब बाद। नहीं, बायो एनर्जेटिक्स में नेगेटिव एक्चुअली गुड या बैड नहीं होती, मतलब रिएक्शन नेचुरली हो रहा है या नहीं ये बताता है। नेगेटिव है तो गुड, ऐसा नहीं होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन। ये बिल्कुल गलत है। स्पॉन्टेनियस और फास्ट
सेम चीज़ नहीं है। डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत स्लो। इसलिए स्पॉन्टेनिटी और स्पीड को कभी मिक्स मत करना। रिएक्शन की स्पीड एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करते हैं। डेल्टा जी सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं है। अब एक और चीज़, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये CSIR का बहुत फेवरेट है। इसको भी एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज़ तुम गूगल मैप्स पर देखते हो कि कॉलेज से रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन जब तुम एक्चुअली ट्रैवल करते हो तो कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी शॉर्टकट मिल जाता है। तो एक्चुअल ट्रैवल टाइम हर दिन चेंज होता रहता है। डिस्टेंस उतनी ही रहती है, सिचुएशन अलग अलग होती है। इसी तरह डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी का रिलेशन है। पहले बात करते हैं डेल्टा जी नॉट की। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये लेबोरेटरी की आइडियल कंडीशन में मेजर की जाती है और ये कंडीशन फिक्स्ड होती है। नॉर्मली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm का, कंसनट्रेशन 1 मोलर और बायोकेमिस्ट्री में एक स्पेशल कंडीशन pH 7। ये pH 7 वाली कंडीशन की वजह से इसमें प्राइम लगाया जाता है, यानी ये एक रेफरेंस वैल्यू है। अब बात करते हैं डेल्टा जी। ये एक्चुअली सेल के अंदर वाली फ्री एनर्जी है और सेल के अंदर कंडीशंस कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होती है। कभी ग्लूकोज ज़्यादा, कभी ATP कम, कभी प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कभी रिएक्टेंट कम हो जाता है। इसलिए एक्चुअल रिएक्शन की एनर्जी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसी एक्चुअल वैल्यू को बोलते हैं डेल्टा जी। एक लाइन में याद रखना हो तो डेल्टा जी नॉट प्राइम लेबोरेटरी कंडीशन के लिए और डेल्टा जी रियल सेल कंडीशन के लिए। अब एक फार्मूला जो इस चैप्टर की बैकबोन है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q। अब टेंशन मत लो, फार्मूला याद करने से पहले लॉजिक समझते हैं। यहाँ Q मतलब रिएक्शन कॉशेंट, सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्ट्स और रिएक्शन का करंट रेशो, मतलब रिएक्शन इस वक्त किस स्टेज पर है। इसी वजह से डेल्टा जी हर वक्त चेंज होता रहता है। अब आता है इक्विलिब्रियम। सपोज रिएक्शन चलती गई और एक स्टेज आई जहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गई। इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है डेल्टा जी जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। इक्विलिब्रियम पर Q किसके इक्वल हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसी से फेमस रिलेशन आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -RT/ln/K इक्विलिब्रियम। ये फार्मूला एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी रटना मत, इसका भी लॉजिक समझो। अगर K इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, रिएक्शन नेचुरली फॉरवर्ड जा रहा है, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। और अगर K इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है मतलब प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर ही नहीं कर रहा है, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा। इसके एक सिंपल से ट्रिक से याद रखो, K इक्विलिब्रियम अगर मोर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव और K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन कभी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। याद रखो, सेल के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसलिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने के बाद भी एक्चुअली डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है और रिएक्शन चल सकती है। इसलिए बायोलॉजी में हमेशा एक्चुअल डेल्टा जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ATP हाइड्रोलिस की स्टैंडर्ड वैल्यू सबको पता होती है, लेकिन सेल के अंदर ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन जैसी नहीं होती है। इसलिए एक्चुअल एनर्जी रिलीज स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी वजह से ATP इतना एफिशिएंट एनर्जी करेंसी है। इसी के साथ आता है हमारा बायोलॉजी का सबसे फेमस मॉलिक्यूल ATP। और ऑनेस्टली अगर किसी नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट से भी पूछोगे ना कि बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, तो वो बोल देगा ATP। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि CSIR ATP का नाम नहीं पूछता, वो पूछता है कि ATP स्पेशल क्यों है, हाई एनर्जी बॉन्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या ATP सेल की हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्ट्रक्चर भी सिंपल है, एक एडेनिन, एक राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप।
इसीलिए नाम है ट्राइफॉस्फेट। अब एक क्वेश्चन, बॉडी ग्लूकोज डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है, हर जगह ग्लूकोज ही क्यों नहीं भेज देती? इसका रीज़न भी सिंपल है। इमेजिन तुम्हारे पास 2000 का नोट है, मतलब अभी तो बंद हो चुका है पर इमेजिन, और तुमने चाय लेनी है 20 रुपये की। हर जगह 2000 का नोट तो यूज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तुम्हारे वॉलेट में 100 का 500 का नोट भी कन्वीनियंट होना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही ग्लूकोज एक लार्ज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, लेकिन एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, जहाँ जितनी एनर्जी चाहिए उतना इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर देता है। अब आता है फेमस टर्म हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ये नाम सुनते ही स्टूडेंट सोचते हैं बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड तोड़ने के बाद प्रोडक्ट्स बहुत स्टेबल बन जाते हैं और इसी वजह से रिएक्शन में काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब देखते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस, सबसे कॉमन रिएक्शन। एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है और इस रिएक्शन में स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव साइन याद रखना, नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर एटीपी इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्या एटीपी के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली एटीपी एक इंटरमीडिएट एनर्जी कंपाउंड है, ना सबसे ऊपर ना सबसे नीचे, और इसी वजह से यह एक परफेक्ट एनर्जी करेंसी है। चलो अब एनर्जी हायरार्की देखते हैं। सबसे ऊपर कौन होगा? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोक्रिएटिन और उसके बाद एटीपी। यानी पीईपी और फॉस्फोक्रिएटिन एटीपी से भी ज़्यादा एनर्जी रिच है। ये एडवांटेज क्यों है? पीईपी के पास एटीपी से ज़्यादा एनर्जी है तो पीईपी अपना फॉस्फेट एटीपी को दे सकता है और एटीपी बना सकता है। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं। और एटीपी क्या करता है? अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, यानी एटीपी एक मिडिलमैन की तरह काम करता है। इसी वजह से एटीपी आइडियल एनर्जी करेंसी है। फॉस्फोक्रिएटिन ये मेनली मसल्स में होता है। सपोज तुम सडनली बहुत तेज़ भागते हो, बॉडी को इंस्टेंटली एटीपी चाहिए, ईटीसी को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, तब मसल्स के पास इमरजेंसी बैटरी होती है फॉस्फोक्रिएटिन। ये तुरंत अपना फॉस्फेट एटीपी को ट्रांसफ़र करता है और एटीपी रीजनरेट हो जाती है। इसी वजह से मसल्स कुछ सेकंड्स तक फुल पावर जनरेट कर पाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट, क्या बॉडी एटीपी स्टोर करती है? इंटरेस्टिंगली इसका आंसर नहीं है। बॉडी के पास एटीपी का स्टॉक बहुत कम होता है। हम कंटिन्यूसली एटीपी बना ही रहे होते हैं और यूज़ भी कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंसान एक दिन में अपनी बॉडी वेट के बराबर एटीपी सिंथेसिस और कंज्यूम कर देता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली चलना ज़रूरी है। अब आ ही गए हैं क्वेश्चन पर, तो कुछ सीएसआर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड क्या है? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। एमरजेंसी फॉस्फेट रिजर्व क्या है मसल्स में? फॉस्फोक्रिएटिन। एटीपी हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है? गलत, एटीपी एक इंटरमीडिएट एनर्जी कंपाउंड है। एटीपी हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस है? बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। अब यहाँ हम कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पीईपी का फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। एटीपी हाइड्रोलिसिस से बनता है हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ना कि बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट क्या है? अप्रॉक्सीमेटली -30.5 किलो जूल पर मोल। अब तक हमने डेल्टा जी समझा, के इक्विलिब्रियम समझा और एटीपी को एनर्जी करेंसी के रूप में देखा। लेकिन अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब वो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती, तो सेल उस रिएक्शन को चलाता कैसे है? क्योंकि बॉडी के अंदर तो डीएनए भी बनता है, प्रोटीन्स भी बनते हैं, ग्लाइकोजन भी बनता है, ये सब एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। तो सीक्रेट क्या है? इसके लिए सिर्फ एक वर्ड है, रिएक्शन कपलिंग। और बिलीव मी, मेटाबॉलिज्म का आधा गेम इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं।
मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं और तुम्हें 800 की शॉपिंग करनी है। अकेले 500 से काम चलेगा ही नहीं, लेकिन अगर किसी फ्रेंड ने 500 और दे दिए तो शॉपिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही सेल भी एक वीक रिएक्शन को एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ जोड़ देता है और दोनों मिलाकर सक्सेसफुल रिएक्शन बना देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्शन कपलिंग। रूल सिर्फ एक है, डेल्टा जी की वैल्यूज ऐड होती है। ये लाइन याद रखना, इंडिविजुअल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल टोटल डेल्टा जी यही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज रिएक्शन ए का डेल्टा जी है +5 किलो जूल पर मोल, मतलब रिएक्शन खुद से नहीं होगी। अब इसके साथ एटीपी हाइड्रोलिसिस को जोड़ दिया। एटीपी हाइड्रोलिसिस का डेल्टा जी है -30.5 किलो जूल पर मोल। अब दोनों को ऐड करो, नेट आंसर क्या आया? ठीक है, और जैसे ही नेट डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। बस इसी को बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन। सबसे फेमस बायोलॉजिकल एग्जांपल है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। अगर एटीपी ना दो तो ग्लूकोज कभी फॉस्फेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, लेकिन हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन को एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ कपल्ड कर देता है, जिसके रिजल्ट में रिएक्शन इजीली चल जाती है। इसी तरह ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप पॉसिबल हो पाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रिएक्शन कपलिंग रैंडमली नहीं होती, बीच में एंजाइम होता है। एंजाइम इंश्योर करता है कि दोनों रिएक्शन साथ में हो। अगर एंजाइम नहीं होगा तो एटीपी अलग हाइड्रोलाइज होगा और दूसरा रिएक्शन अलग ही रुक जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए एंजाइम सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ाते, एनर्जी को इफ़िशिएंटली यूटिलाइज भी करवाते हैं। अब एटीपी ही क्यों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एटीपी का डेल्टा जी इतना परफेक्ट है कि ये अपना फॉस्फेट भी दे सकता है और खुद किसी और हाई एनर्जी कंपाउंड से फॉस्फेट ले भी सकता है। इसलिए एटीपी को मेटाबॉलिज्म का एनर्जी ब्रिज भी बोल सकते हैं। रियल लाइफ में सोचो, एक बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, अकेले धक्का दोगे तो शायद ना चले, लेकिन 4-5 लोग अगर मिलकर पुश करेंगे बाइक चल पड़ती है। रिएक्शन कपलिंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। वीक रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सपोर्ट कर देता है। अब कुछ क्वेश्चंस। 2 रिएक्शन कपल हुए, एक का डेल्टा जी पॉजिटिव है, दूसरे का डेल्टा जी नेगेटिव। कौन सी कंडीशन में रिएक्शन चलेगा? सिंपल, नेट डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन कपलिंग का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है अनफेवरेबल थर्मोडाइनमिक रिएक्शन को फेवरेबल रिएक्शन बनाना। कपलिंग का मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स क्या है? एटीपी हाइड्रोलिसिस। और रिएक्शन कपलिंग क्या है? ये एंडरगोनिक रिएक्शन को एक एक्सागोनिक रिएक्शन के साथ जोड़ता है, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यूज ऐड हो जाती है और रिएक्शन नेगेटिव होकर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और कपल्ड मॉलिक्यूल क्या रहता है हमारा? एटीपी। एंड इसी के साथ हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडाइनमिक्स यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, जहां हम उसकी केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल सब एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।